तो रोल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या रोल है फंडामेंटल एनालिसिस में, इसको अपन स्टडी करेंगे। वन ऑफ द की फोकस एरिया ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज वेदर और हाउ मच इज बिजनेस लाइकली टू ग्रो और श्रिंक। तो फंडामेंटल एनालिसिस में एक फोकस एरिया क्या होता है कि कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ या श्रिंक कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी जानना जरूरी है। वाइल इट में डिपेंड अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन बाय कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है, वो कंपनी और उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा एग्जीक्यूशंस ले रहे हैं, कैसा उनका कंपनी के नजरिया है। ठीक है। ओवरऑल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ क्रिटिकल फैक्टर, जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है वो भी एक क्रिटिकल होता है। ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इकोनॉमी एनालिसिस क्या कहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प करता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, उसके कारण आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ सकता है और कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो हाउ इट इज लाइकली टू अफेक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। स्टडिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर अपन जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर स्टडी अच्छे से करें तो अपने को समझ में आता है कि उस देश की इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है। अंडरस्टैंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर पॉलिसी सपोर्ट फर्दर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी और अदरवाइज। मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसी से कितना सपोर्ट मिल रहा है इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने बनाया, उसके बाद भी अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है या कर रही है तो उसको भी अंडरस्टैंड करना अपना काम है। ट्रैकिंग मैट्रिक्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट हेल्प अस अंडरस्टैंड द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है। ये सब जो चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट्स, तो ये अपने को हेल्प करता है फ्यूचर डायरेक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी और फिस्कल पॉलिसीज कैसी होगी, ये भी जानने में ये अपने को हेल्प करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एनालिस्ट का रोल लिखा है। दस बाई रीडिंग दिस अन एनालिस्ट, जो अपन जिसका एग्जाम दे रहे हैं, कैन अंडरस्टैंड वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और वेदर द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट वांट टू सपोर्ट फर्दर ग्रोथ इन द नियर टर्म। एनालिस्ट का क्या काम होता है? अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं, और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है कि नियर टर्म में अच्छी ग्रोथ मिल सके, फर्दर ग्रोथ और ज्यादा ग्रोथ कैसे मिल सके। इफ द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग, knowing the level of inflation will help us understand whether there is enough room for central bank to increase liquidity by cutting the interest rate। अगर इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, नीचे जा रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन रेट को पता करना कि महंगाई दर कितनी। अगर महंगाई दर कम है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, जिससे इकोनॉमी बूम करेगी या ऊपर जाएगी। लेकिन महंगाई दर बहुत ज्यादा है, उस पार्ट में अगर आपका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है। महंगाई दर को पहले कम किया जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जाता है ऊपर नीचे जैसा भी है, जैसा डेटा आता है। ठीक है। Similarly, looking at the fiscal deficit numbers will help us understand whether the government has room to increase public expenditure to add growth। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? लास्ट क्लास में भी पढ़े हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंस ज्यादा कर रही है और उसकी इनकम कम है, तो ये फिजिकल डेफिसिट होता है। तो गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंप्रूव करने के लिए उसको भी रूम की जरूरत होती है। अगर फिजिकल डेफिसिट उनका कम होता है
तो वो ज्यादा एक्सपेंस कर सकती है, लेकिन ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तब उस पार्ट में आपको खर्चा करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, इसको मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल किया है, आप लोग एक बार देखिएगा, आपको लोग को अच्छे से समझ में आएगा। Once a analyst develop a understanding of this, he can then understand how the future trajectory of economy like to affect the specific industry that he is analyzing. तो इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद एक एनालिस्ट को पता चलता है कि इकोनॉमी कैसा फ्यूचर में करेगी फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब आगे बात किया गया है ट्रेंड के बारे में। इकोनॉमी के ये ट्रेंड है, एक होता है सेक्युलर, सिक्लिकल एंड सीजनल। ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये यहां से क्वेश्चंस आते हैं, सेक्युलर, सिक्लिकल और सीजनल ट्रेंड। ठीक है, तो इकोनॉमी ट्रेंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू सेक्युलर, सिक्लिकल और सीजनल ट्रेंड। ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड क्या है? रिफर टू लॉन्ग टर्म चेंज दैट इज ऑकरिंग इन द इकोनॉमी और इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत लंबे समय में कुछ चेंज होता है तो उसको सेक्युलर बोलते हैं। दे क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन द गुड्स और सर्विस बीइंग कंज्यूम और द मैनर इन विच दे आर प्रोड्यूस। क्या होता है, कोई भी सामान का जैसे यूज हो रहा है, जैसे अपन पहले कैमरे का यूज करते थे, लेकिन कैमरे की जगह धीरे 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 करके मोबाइल ने ले ली, आज के डेट में कैमरे का उतना यूज नहीं रहा। ठीक है, तो ये होता है सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, जैसे अब पहले मैक्सिमम लोग जो फोन रखते थे वो कीपैड वाला फोन, मोबाइल फोन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आज 90% लोग स्मार्टफोन रखने लगे। तो ये होता है सेक्युलर ट्रेंड। ऑन द अदर हैंड, cyclical trend refer to temporary trend that affect the quantity of goods and service being consumed. तो ये क्या होता है, टेम्पोररी होता है सिक्लिकल, यानी कि कुछ समय में ऊपर जाएगा, फिर उसका डिमांड कम हो जाता है तो फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो ये डिमांड ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है इसका, इसको सिक्लिकल बोलेंगे। इसको भी अपन डिटेल में अभी नीचे पढ़ेंगे। सीजनल ट्रेंड क्या होता है? सीजन यानी कि जैसे अपन एग्रीकल्चर में है, तो जैसे मैंगो का सीजन, आम का सीजन आता है, और ठंड में और किसी फ्रूट्स का सीजन आता है। तो सीजन वाइज जैसे ठंड में गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, और गर्मी में उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वो सीजनल ट्रेंड है। ठीक है, सीजनल, सीजन के अनुसार चेंज होते रहता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, और एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि सेक्युलर क्या है, सिक्लिकल क्या है, और सीजनल ट्रेंड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्युलर ट्रेंड बहुत इजी है। सिंपल एग्जांपल ऑफ सेक्युलर ट्रेंड इज डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑफिस स्पेस। अब इसमें एग्जांपल क्या दिए है, ऑफिस स्पेस में कंप्यूटराइजेशन या डिजिटल यूज ज्यादा हो गया, उसके कारण क्या हुआ, विथ इंक्रीज डिजिटल with increased digitalization, consumption of paper and ink are likely to have gone down. कंप्यूटर का यूज ज्यादा होने से पेपर और इंक की कंजप्शन कम हो गई। अदर हैंड, स्टेबलाइजमेंट आर लाइकली टू हैव इंक्रीज देयर स्पेंडिंग ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स। जितने भी ऑफिसेस हैं आज के डेट में डिजिटल प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 80-90% डिजिटल ही होता है। जैसे बैंक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वहां पहले रजिस्टर्स में काम होते थे, आज के डेट में वहां पूरे 90 से 95% काम सिस्टम में होने लगे। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड आर ऑफन ड्राइवन बाय डिसरप्शन कॉज्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, कल्चर आ गया स्मार्टफोन का, डेमोग्राफी एंड कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अनुसार भी ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन टर्म इन नेचर एंड ऑफन कॉज एज इन्फ्लेक्शन इन बिजनेस लाइफ साइकिल ऑफ अ इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंड होता है सिक्लिकल। सिक्लिकल कितने टाइप्स के होते हैं?
सिक्लिकल ट्रेंड्स आर नॉन परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते, ये चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं होते। लेकिन जो ये ट्रेंड अपन ने पढ़ा ना सेक्युलर, ये परमानेंट होता है। आज के डेट में अगर कोई पेन, आज के डेट में अगर किसी को स्मार्टफोन है, उसको मैं अचानक से बोलूं भैया आप कीपैड वाला फोन यूज करेंगे क्या, या मैं बोलूंगा मोबाइल में जो कैमरे हैं उसकी जगह आप यानी कि नॉर्मल कैमरा यूज करेंगे क्या, वो भी कैमरा वो वाला रील वाला जिसमें फोटो आती थी, रील वाले कैमरे। तो लोग क्या है कि एक एक समय बाद ये परमानेंट हो जाता है, अब इसका रिप्लेसमेंट और कोई आने वाले टाइम में कोई प्रोडक्ट करेगा। लेकिन सिक्लिकल्स में ये जो ट्रेंड है वो नॉन परमानेंट रहता है, यानी कि कंफर्म नहीं है कब इसका ट्रेंड चेंज हो जाए, दैट रिवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिक्लिकल ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व एट मेनी डिफरेंट लेवल। पहला होता है इकोनॉमिक साइकिल्स, इसको याद रखिएगा। सिक्लिकल ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। सेकंड होता है कन्वेंट का कमोडिटी साइकिल और इन्वेंट्री साइकिल, इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है, इट रिफर टू द टिपिकल प्रोसेस अन इकोनॉमी टेक टू गो फ्रॉम एक्सपेंशन टू रिसेशन। एक्सपेंशन यानी ऊपर जाना, फिर रिसेशन यानी कि मंदी आना, फिर क्या होता है, फिर एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी का, फिर थोड़ा रिसेशन आ गया, स्लो डाउन आता है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी साइकिल को चार फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया। दिस स्टेज इन इकोनॉमी लाइफ साइकिल कैन बी ब्रोकन इनटू फोर फेसेस, चार फोर फेस में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में बताया है, बूम आया, फिर पीक में गया, तो पीक में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, फिर रिसेशन आता है, फिर बूम आता है, ये चलते ही आ रहा है, ये परमानेंट है, ऐसा ही चलता है, ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमी चलती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं चलती सीधा लाइफ साइकिल, ऐसा, ये जैसा ये एस शेप में बताया ना ऐसे ही चलता है ये। पहला होता है एक्सपेंशन और बूम। अब इसको तो पता है कि एक्सपेंशन यानी कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है। द एक्सपेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो कंजप्शन गुड्स एंड सर्विस है, उसका कंजप्शन कस्टमर लोग ज्यादा करने लगे। उसका रीजन क्या है, लोगों की इनकम हाई हुई, हायर इनकम, और उससे इंपॉर्टेंट लोअर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर भी कम है। तो लोगों ने होम, घर खरीदना, कार खरीदना, क्रेडिट कार्ड का यूज, बहुत सारी चीजें, ईएमआई, पर्सनल लोन, बहुत सारी चीजें लोग करते लोअर लो इंटरेस्ट रेट में। और हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहता है। तो हाई डिमांड फॉर प्रोडक्ट रिजल्ट, हाई, जितना ज्यादा डिमांड होगा प्रोडक्ट का तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोगों ज्यादा से ज्यादा कंपनी एक्सपेंड करेगी अपने बिजनेस को, विच इन टर्न कीप द मोमेंटम ऑन द कंजप्शन हाई। ठीक है, कंजप्शन हाई रहेगा, बूमिंग इकोनॉमी इंक्रीज कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, दोनों को इंप्रूव करती है। बिजनेस प्लान कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है, बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है। कंज्यूमर प्लान टू एक्वायर लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट कंज्यूमर क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म यानी कि घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं जो कि 6 7 10 साल चलती है ना, गोल्ड भी खरीदते हैं, और लॉन्ग टर्म में असेट्स में और क्या आता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। एस बिजनेस एंड कंज्यूमर सीक लोन टू फंड सच एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस और कंज्यूमर क्या करता है, लोन लेते हैं अपने एक्सपेंस को ज्यादा करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है उस समय। इट रिजल्ट इन ओवरऑल इंक्रीज इन बोरोइंग, दस लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट। तो बोरोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ाती है, जो एक कारण बनता है, महंगाई बढ़ जाती है। हायर कंजप्शन आल्सो रिजल्ट इन हायर इन्फ्लेशन, जितना ज्यादा कंजप्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, उससे क्या होता है, इकोनॉमी एक पीक में पहुंच जाती है। मैन्युफैक्चर इन्वेस्ट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन एंटीसिपेट हायर फ्यूचर डिमांड। मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं,
अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि फ्यूचर में और ज्यादा डिमांड आ सकती है। ठीक है। महंगाई दर एक्सपेंशन में भी बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि किसी भी चीज की डिमांड है वो बहुत हाई चले जाती है। ठीक है। फिर होता है स्लो डाउन। स्लो डाउन, अ इकोनॉमी रीच द पीक। इकोनॉमी पीक में पहुंच गई, धीरे धीरे ऊपर ऊपर ये पीक में पहुंच गई, तो उससे क्या होता है, हायर प्राइस, हायर इंटरेस्ट रेट स्टार्ट टू डिस्करेज कंजप्शन। ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, स्लो डाउन में ज्यादा हाई होता है, और महंगाई भी बहुत ज्यादा होती है। फर्दर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक में स्टार्ट फॉलोइंग टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज को टाइट करती है। दिस फैक्टर रिजल्ट इन स्लो डाउन ऑफ द ग्रोथ। ठीक है। वो क्या करती है, आरबीआई सेंट्रल बैंक जो होती है, इंटरेस्ट रेट को हाई करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, कंजप्शन कम होने लगता है, और ये फैक्टर होता है, इसके कारण इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है। Thus, even though the consumption is on the rise, the rate of increase is lower. Several manufacturers who invested in capacity expansion anticipate demand start witnessing lower capacity utilization rate. जो मैन्युफैक्चरर्स ये सोच के पैसे लगाए रहते हैं, यानी कि एक्सपेंड किए रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी को कम करने लगते हैं कि अब उतनी डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि इकोनॉमी स्लो हो चुकी है। ठीक है। तो ये होता है स्लो डाउन। स्लो डाउन में हमेशा याद रखिएगा, प्राइस भी हाई रहता है और इंटरेस्ट रेट भी हाई रहता है। थर्ड होता है रिसेशन। रिसेशन यानी कि मंदी, यूटिलाइजेशन रेट आर लो, मैन्युफैक्चर कट डाउन। ठीक है। देयर फर्दर एक्सपेंशन प्लान, मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, अपने एक्सपेंशन प्लान को कट कर देते हैं। क्यों, कंट्रोल कॉस्ट में बिगिन ले ऑफ। ले ऑफ मीन्स लोगों को अपने कंपनी से निकालना भी शुरू कर देते हैं। जिनकी जॉब रहती है, जॉब को, जॉब से लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं, उसको ले ऑफ बोलते हैं। अभी आप अगर यूएस मार्केट की न्यूज पढ़ें, तो ले ऑफ वर्ड्स बहुत कॉमन है, ले ऑफ ले ऑफ ले ऑफ ही चल रहा है पूरा आईटी इंडस्ट्री में वहां पे। तो ले ऑफ इसी को बोलते हैं। वहां रिसेशन है कि नहीं है, अभी ऑफिशियली किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ले ऑफ यूएस में चल रहा है अभी। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होता है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। डिक्रीज इन इनकम लेवल, लोगों की इनकम कम होती है। टर्न डिक्रीज इन कंजप्शन, तो उससे क्या होता है, कंजप्शन भी कम हो जाता है। डिक्रीज कंजप्शन कॉस्ट लॉसेस, कंजप्शन कम होगा तो लॉस होगा। मोर एम्प्लॉयमेंट एंड साइकिल सस्टेन द डिक्रीज कंजप्शन। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिक्लाइन, कंज्यूमर स्टार्ट सेविंग रेदर देन बोरोइंग। कंज्यूमर क्या करता है, पैसे बचाना शुरू करता है, लोन लेना उसका कम हो जाता है। दिस रिजल्ट इज अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, फर्दर रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑल्सो ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है। कंजप्शन कम होने से क्या होता है, महंगाई भी कम हो जाती है। ठीक है। किसी भी सामान को अभी अपन यूज कर रहे हैं, उसकी डिमांड कम हो जाए, कंजप्शन, तो वो क्या होता है, उसका रेट भी कम होने लगता है। ठीक है। तो ये होता है रिसेशन। अब होता है रिकवरी, रिसेशन के बाद आता है रिकवरी। लो इन्फ्लेशन रेट इनेबल सेंट्रल बैंक टू लूजन देयर मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है। एक्सटेंड लिक्विडिटी इन मार्केट, सेंट्रल बैंक रिकवरी में क्या करता है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट कम रहता है, तो उससे क्या होता है, सेंट्रल बैंक टू लूजन देयर मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सटेंड लिक्विडिटी इन मार्केट। तो मार्केट में पैसे ज्यादा बढ़ाता है, कैसे, इंटरेस्ट रेट को कम करके, with relatively easy availability of money and decrease in price. Consumer start buying products and service. This result in economy activity pick up and eventually result in return of expansionary phase. रिकवरी के बाद एक्सपेंशन होता है वापस। तो इसमें क्या होता है, रिकवरी में महंगाई दर कम होती है, इन्फ्लेशन कम होता है, तो आरबीआई क्या करता है,
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाउन कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, 0.25 0.5 जैसा भी। तो महंगाई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो कंज्यूमर, हम जैसे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, फिर से गुड्स एंड सर्विस बाय करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी पिकअप कर लेती है, और उसके बाद वो एक्सपेंसरी फेज में चला जाता है। ठीक है, तो ये 4 साइकिल हैं, इसको याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। Although the economy keep going through this phase, the length of this phase are unpredictable। ये चारों देखने में तो आसान है, लेकिन इनका फेज कितना है। हो सकता है कि रिकवरी